नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 212 अंततः एक सुराग। ये सच नहीं हो सकता है ना? उसने हाथ आगे बढ़ाया, जमीन पर पड़ा फ़ोन उठाया और आंसर बटन दबाया। पापा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। कुछ सेकंड बाद फोन से एक चौंकाने वाली दहाड़ सुनाई दी। लेई जे, तुमने किसको नाराज किया? अब लेई परिवार लाशों से भर गया है। तुम कमबख्त जानवर हो तुम। कॉल समाप्त हो गई। इस समय लेई जे को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खाई में गिर गया हो। एक साधारण फोन कॉल ने उसके परिवार की किस्मत का फैसला कर दिया था। वह अपने सामने खड़े युवक की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये कैसा राक्षस था? उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अर्जुन के सामने झुक गए। सर, मैं गलत था। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं तैयार हूँ। अब उसकी एकमात्र इच्छा जीवित रहना थी। जीवित होने का मतलब था कि अभी भी एक मौका था। तुम्हें मुझे भड़काना नहीं चाहिए था और तुम्हें मेरी औरत को छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तुमने अपनी मौत के वारंट पर खुद ही दस्तखत कर दिए। अर्जुन ने अपने हाथ में एक पवनधार संघनित किया जिसने लेई जे के शरीर को छेद दिया। लेई जे की तुरंत मृत्यु हो गई। ये सब करने के बाद अर्जुन हॉल में एक ऑफिस डेस्क पर चला गया। उसने सान्या के कंधे पर थपथपाया और कहा, बाकी का काम कोई और कर देगा। चलो वापस विला में चलते हैं और मुझे तुम्हारा खाना चखने देते हैं। सान्या थोड़ी उलझन में थी। उसने ऑफिस की तरफ देखा और सिर्फ सिर हिला सकी। ठीक है। सान्या ने अभी जो चीखें सुनी थीं उसके आधार पर उसके मन में कुछ अटकलें थीं, लेकिन चूंकि अर्जुन ने कहा था कि कोई न कोई इससे निपट लेगा, इसलिए वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी। जब वे विला में वापस लौटे तो सान्या को रोशनी का फोन आया। रोशनी का फोन कार में ही छूट गया था, इसलिए पहले वाली कॉल नहीं लग पाए। सान्या ने रोशनी को बताया कि क्या हुआ था। रोशनी लेई परिवार को चेतावनी देने के लिए किसी को भेजना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके घर में आग लगने की खबर उसके फोन पर आएगी। चूंकि किसी ने पहले ही कुछ कर लिया था, इसलिए उसने अब और हस्तक्षेप नहीं किया। फिर उसने सान्या से कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए जियांगन प्रांत छोड़ना पड़ सकता है। वह और उसकी माँ अपनी दादी को उनके गृहनगर वापस भेजने जा रही थी और वह 3 या 4 दिन में ही वापस आ जाएंगी। फोन रखने के बाद सान्या को कुछ खुशी महसूस हुई। इन कुछ दिनों में, क्योंकि रोशनी आसपास थी, वह और अर्जुन इस रिश्ते को नहीं बना पाए। पहली बार से ही वह लगातार इसके बारे में सोचती रही थी और कभी कभी यह भी सोचती थी कि क्या उसे भी इसके लिए कोई शौक है। इसलिए रात को वह इस अवसर के लिए तैयार हुई और सीधे अर्जुन के पास गई, जो सोफे पर पैर मुड़कर बैठा था। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और सान्या को इस तरह के कपड़े पहने देखा तो वह कुछ कहने ही वाला था कि उसे बीच में ही रोक दिया गया। अर्जुन, अपना हाथ मुझे दो। अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। सान्या की पतली उंगलियों ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा दी। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसका हाथ ठंडा था। एक साधक के रूप में वह सबसे ठंडे वातावरण में भी सामान्य शरीर का तापमान बनाए रख सकता था। जैसे ही वह अपना हाथ वापस खींचने वाला था, सान्या ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मूर्ख, चूंकि तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं, इसलिए मैं उन्हें तुम्हारे लिए गर्म कर देती हूँ। कुछ क्षण बाद सान्या ने उसे अपने कपड़ों के अंदर रख लिया। आहा, तो वह यही कहना चाह रही थी। जल्द ही उनके शरीर एक दूसरे से लिपट गए और बोर हो गई। कुछ दिनों बाद जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट एसोसिएशन। तांगेओ कई रातों से सोया नहीं था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह दीवार पर लगी अर्जुन की पीठ वाली तस्वीर को देखता रहा। उसे लग रहा था कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, वरना इतने दिनों तक छानबीन करने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिल पाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर जांच में बाधा डाल रहा हो। जांच कर रहे कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गए और यह संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। कोई तो था जो मामले में दखल दे रहा था। इसके अलावा दूसरे पक्ष की ताकत भी कम नहीं थी। हंटर कहाँ से आया? वह अंधेरे में छिपे हुए एक भूत की तरह था जो कभी दिखाई नहीं देता था। उसने पीछे मुड़कर जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के सदस्यों को देखा। उसने कहा, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? हम अभी तक इस व्यक्ति को क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं? कोई भी नहीं बोला। तांगेओ ने मेज पर थपथपाया और दहाड़ते हुए कहा, मुझे याद है कि मैंने कहा था कि अगर कोई सुराग नहीं मिला तो आप सभी को जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट एसोसिएशन से निष्कासित कर दिया जाएगा। तुम सब लोग दफा हो जाओ। तांगेओ की भयंकर दहाड़ ने उन लोगों को चौंका दिया।
इस समय एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला, अध्यक्ष तांग, हमें कई बार गुप्त सूचना मिली है। हालांकि हर बार जब हम इन लोगों से मिलने गए तो वे कहीं नहीं मिले। हंटर की रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति या कोई शक्ति है। तांगेओ अभी भी गुस्से में था। उसने कॉन्फ्रेंस टेबल पर अपने हाथ दबाए। मैं इस बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। हालांकि यदि आप हंटर को नहीं ढूंढ सकते तो आपको कम से कम उस कमबख्त ताकत की पहचान तो पता लगा लेनी चाहिए जो हस्तक्षेप कर रही है। बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया और वह कुछ और नहीं बोले। इसी समय एक स्टाफ सदस्य ने हॉल का दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, तांगेओ ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने घबराए हुए कर्मचारी की ओर देखा और झल्लाकर कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम मीटिंग में हैं? कर्मचारी का चेहरा पीला पड़ गया था। आखिरकार पिछली बार जब किसी सहकर्मी ने तांगेओ को खबर दी थी तो वह व्यक्ति मर गया था। ये कर्मचारी उसके नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहता था। राष्ट्रपति तांग, बाहर एक लड़की है जिसने कहा कि वह जानती है कि फोटो में कौन व्यक्ति है। तांगेओ की आंखें सिकुड़ गईं। उसने स्टाफ सदस्य का कॉलर पकड़ा और उत्साहित होकर कहा, सच में? जल्दी करो और उसे अंदर बुलाओ। जी श्रीमान। कुछ देर बाद एक युवती अंदर आई। तांगेओ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़की का रूप रंग बुरा नहीं था। हालांकि लड़की का चेहरा बहुत पीला था और उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। अगर अर्जुन यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से पहचान लेता कि यह लड़की शरण्या थी। शरण्या ने तांगेओ और बाकी सभी को डर और आतंक से देखा। उस पर केंद्रित अनगिनत आंखों ने उसे बहुत असहज महसूस कराया। तांगेओ पहले ही शरण्या के सामने आ चुका था। उसने उसकी पीठ की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम जानती हो कि यह व्यक्ति कौन है ना? शरण्या ने जोर से सिर हिलाया। प्रेसिडेंट टैंग, मेरे परिवार को धमकाया जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बोलो। तांगेओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यदि आपकी जानकारी वास्तविक है तो मैं आपको अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार कर सकती हूं और आपको जीवन भर का गौरव और सुरक्षा दे सकती हूं। अध्याय 213 ये वह है। ये सुनकर शरण्या की आंखें खुशी से भर आईं। वह दीवार पर लगी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोली, मुझे 100% यकीन है कि हंटर ही अर्जुन है। अर्जुन कौन था? इस समय पूरा हॉल शांत हो गया। उन्हें लगा कि यह नाम कुछ जाना पहचाना है, लेकिन वे इसे पहचान नहीं पाए। यहाँ तक कि तांगेओ भी असमंजस में था। अर्जुन। अचानक सभी को कुछ याद आया। हिस। उन्होंने ठंडी हवा में सांस ली। उनकी आंखें भय और आश्चर्य से भर गईं। ये वास्तव में वह था, वह आदमी जिसने युआन जिंगफू को मार डाला था। तांगेओ ने इस व्यक्ति से निपटने के लिए कई विशेषज्ञ भी भेजे थे, लेकिन अंत में कोई नतीजा नहीं निकला। शुरू में वे इस मामले को आगे बढ़ाने वाले थे, लेकिन हाल ही में इतनी सारी चीजें हुई कि वे इस युवक के बारे में लगभग भूल ही गए थे। हालांकि क्या ये कहा जा सकता है कि अर्जुन वह शिकारी था जिससे सभी डरते थे? क्या उनमें ऐसा कुछ करने की क्षमता थी? युआन जिंगफू की हत्या का मतलब केवल ये हो सकता है कि वह हुआक्सिया की ग्रैंड मास्टर सूची में 300वें से 400वें स्थान के बीच कहीं था। ऐसा कोई भी व्यक्ति तांग हैचेन को मारने में सक्षम नहीं होगा, न ही वह गुप्ता परिवार को वस्तुतः नष्ट कर सकता है। सबके चेहरे पर भी संदेह के भाव थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन में इतनी महान क्षमताएं हैं। तांगेओ की आंखें अभूतपूर्व रूप से गंभीर थीं जब उसने शरण्या से पूछा, तुम कैसे यकीन कर सकती हो? जहां तक मुझे पता है, ये बच्चा इतना मजबूत नहीं है कि यह सब कर सके। शरण्या जानती थी कि ये लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते। सच कहूं तो जब उसने वो फोटो देखी तो उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यद्यपि अर्जुन बहुत बलवान था, फिर भी उसका इतना बलवान होना असंभव था। हालांकि उसने पहले भी अर्जुन की जांच की थी और रिवर सिटी में उसकी अनगिनत तस्वीरें भी ली थीं। उसने अपने बैग से ढेर सारी तस्वीरें निकालीं और तांगेओ को थमा दीं। प्रेसिडेंट तांग, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये तस्वीरें देखिए। तांगेओ ने एक नज़र डाली। बिना किसी अपवाद के वे सभी लोगों की पीठ की तस्वीरें थीं। अजीब बात यह थी कि फोटो में उनकी पीठ बिल्कुल हंटर जैसी ही थी, चाहे वह स्वभाव की बात हो या आकृति की। तांगेओ गुस्से से भर गया। शरण्या ने अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट लिए, बहुत असहज महसूस कर रही थी। तांगेओ ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर मुक्का मारा जिससे वह टूट गई। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और वह दहाड़ने लगा, सब लोग अब उसे खोजो। भले ही तुम्हें कब्र खोदनी पड़े, तुम्हें इस कमीने को खोजना ही होगा। तांगेओ उसका सिर काट देगा। जब शरण्या ने यह दृश्य देखा तो उसके मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट फैल गई। अर्जुन, चूंकि तुमने चू परिवार को मुश्किल में छोड़ दिया है, इसलिए तुम इसी के लायक हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम तांगेओ के क्रोध का सामना कैसे कर सकते हो।
किसी ने भी यह नहीं देखा कि हॉल में माँ वेई क्यूई का चेहरा बहुत अजीब था। उसने अपना फोन हाथ में कसकर पकड़ रखा था और उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। जियांगन प्रांत, मिंगकुई विला जिला। अर्जुन अपने कमरे में साधना कर रहा था, तभी अचानक उसका फोन बज उठा। नमस्ते। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक जरूरी आवाज सुनाई दी। मिस्टर अर्जुन, कुछ बड़ा हुआ है। तांगेओ को पता चल गया है कि यह आप ही हैं। उसने पहले ही सभी को तुम्हारी तलाश में लगा दिया है। अगर वह तुम्हें ढूंढ लेता है मिस्टर अर्जुन, तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। मिस्टर अर्जुन, इससे पहले कि कोई आपको ढूंढ पाए, चले जाए। मावेई क्यूई का स्वर बहुत चिंतित था। वह अर्जुन की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। ये सुनकर अर्जुन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, समझ गया। फोन के दूसरी तरफ मावेई क्यू हैरान रह गई और जल्दी से बोली, श्रीमान। हाँ, ये बच्चों का खेल नहीं है। जल्द ही जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट एसोसिएशन के सभी विशेषज्ञ आपके विला में उमड़ पड़ेंगे। अर्जुन ने उसकी घबराई हुई प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया और उत्सुकता से पूछा, मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि तांगेओ ने मुझे कैसे ढूंढ लिया। अभी अभी शरण्या नाम की एक महिला आई थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके पास मिस्टर अर्जुन की बहुत सारी तस्वीरें थीं। उसकी सराहनीय सेवा के कारण वह अब तांगेओ की धर्मपुत्री है। अर्जुन की आंखों में हत्या की नीयत भरी हुई थी। उसने उस समय उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसे महिलाओं को मारना पसंद नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे इस मामले में अपवाद बनाना होगा। शरण्या निश्चित रूप से मर जाएगी और वह एक भयानक मौत मरेगी। दूसरी ओर उन्हें इस खेल को शुरू करने के लिए शरण्या को भी धन्यवाद देना चाहिए। अब मौज मस्ती शुरू होने का समय आ गया था। कॉल समाप्त हो गई। नीचे से सान्या की आवाज गूंजी, जो उसे नीचे खाना खाने के लिए चलने को कह रही थी। अर्जुन को अच्छी तरह पता था कि तांगेओ सबसे पहले उसके आसपास के लोगों पर हमला करेगा। रोशनी इस समय जियांगन प्रांत में नहीं थी, इसलिए उसे अभी तक कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सान्या को नुकसान होगा। जब वह तांग परिवार के निवास या जियांगन मार्शल आर्ट एसोसिएशन में जाते थे तो उनके लिए सान्या को अपने साथ ले जाना असंभव था। उसी वक्त राजवीर राणा का फोन आया। हॉल मास्टर, ये खबर पहले ही फैल चुकी है कि आप हंटर हैं। मैंने पहले ही एक कार भेज दी है। ये लगभग 3 मिनट में मिंगकुई विला कॉम्प्लेक्स पहुंच जाएगी। ठीक है, अर्जुन ने मना नहीं किया। इस समय सान्या को हिडन ड्रैगन बिल्डिंग में भेजना निस्संदेह सबसे सुरक्षित विकल्प था। जब सब कुछ स्थिर हो जाएगा तो वह तांगेओ को एक बहुत ही खास जन्मदिन का उपहार देगा। नीचे जाकर सान्या उसे फिर से बुलाने वाली थी, तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें अगले 2 दिनों के लिए कहीं ले जाऊंगा। तुम्हें 2 दिन वहीं रहना होगा। 2 दिन बाद मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मत पूछो क्या हुआ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि उन 2 दिनों में कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। सान्या ने अर्जुन की गंभीर आंखों में देखा। ये दृश्य जाना पहचाना था। रिवर सिटी में जब उनका पीछा किया जा रहा था, तब अर्जुन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। वह जानती थी कि कुछ बड़ा घटित हुआ है। एक समझदार महिला इस समय और अधिक प्रश्न नहीं पूछेगी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आगे बढ़ो। चल दर। अर्जुन ने सान्या का हाथ पकड़ा और बाहर चला गया। बाहर एक बेंटले खड़ी थी। एक विशेषज्ञ व्यक्ति ड्राइवर की सीट से उतरा, जिसके चेहरे पर एक डरावनी आभा थी। उसने पीछे की सीट का दरवाजा खोलने की पहल की और सम्मानपूर्वक कहा, हॉल मास्टर, मिस सन, कृपया। ठीक है। कार तेजी से मिंगकुई विला से निकल गई। अर्जुन की ठंडी आंखें कार की खिड़की से बाहर देख रही थीं। उसके मुंह के कोनों में एक ठंडी मुस्कान उभर आई थी और वह शांति से कह रहा था, अगर दुनिया मुझे धोखा देती है तो मैं, अर्जुन, दुनिया में हर किसी को मारने के लिए तैयार हूं। अध्याय 214 रहस्य का पर्दाफाश। आधे घंटे बाद कार सीधे हिडन ड्रैगन बिल्डिंग की भूमिगत पार्किंग में जा पहुंची। अर्जुन और सान्या कार से बाहर निकले और चारों ओर अपरिचित वातावरण को देखने लगे। सान्या थोड़ी हतप्रभ थी। उसे धुंधला धुंधला याद आया कि ड्राइवर ने अर्जुन हॉल मास्टर को बुलाया था। हॉल मास्टर, इसका क्या मतलब था? वह समझी नहीं, पर दूसरे पक्ष के शब्दों से उसे सम्मान का आभास हुआ। अर्जुन जरूर कोई और रहस्य छिपा रहा होगा। हालांकि वे पहले से ही एक जोड़े थे, फिर भी कभी कभी ऐसा लगता था कि वह वास्तव में उसे नहीं जानती। ये सोचकर सान्या की आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। कार से उतरकर सान्या ने चारों ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, अर्जुन, ये कौन सी जगह है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सान्या का हाथ थाम लिया। वह जानता था कि अपरिचित जगह पर सान्या स्वाभाविक रूप से असुरक्षित महसूस करेगी। ये हिडन ड्रैगन बिल्डिंग है। यह मेरी है, तुम्हारा? सान्या की आंखें चौड़ी हो गईं। अभी जब वह बाहर थी तो उसने इस इमारत की भव्यता देखी थी।
ये रिवर सिटी स्थित हेवनली जस्टिस ग्रुप की इमारत से 100 गुना अधिक भव्य थी और वह जानती थी कि यह जियांगनान प्रांत का एक मील का पत्थर है। हालांकि अर्जुन ने वास्तव में कहा था कि यह स्थान उसका है। वह जानती थी कि अर्जुन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह आदमी जियांगन प्रांत में कुछ ही दिनों से आया था। वह पहले से ही एक गगनचुंबी इमारत का मालिक कैसे हो सकता है? जब सान्या उलझन में थी, अर्जुन उसे लिफ्ट तक ले गया। उसके चेहरे और आंखों की पुतलियों को स्कैन करने के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। सान्या ने अपने सामने हाई टेक लिफ्ट को देखा और उसका दिमाग खाली हो गया। क्या आजकल गगनचुंबी इमारतों में लिफ्टें इतनी उन्नत हो गई हैं? उसने तुरंत ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ है। वह जानती थी कि लिफ्ट जिस स्थान पर जाती है वह अर्जुन का रहस्य हो सकता है, वह रहस्य जो कोई नहीं जानता था। 20 सेकंड बाद लिफ्ट रुकी और दरवाजा धीरे से खुला। मेरे पीछे आओ, अर्जुन ने सान्या का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। हालांकि डार्क हॉल उसका रहस्य था, सान्या उसकी साथी थी और कभी भी उसे धोखा नहीं देगी। उसे इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा सान्या को अगले 2 दिनों तक इन लोगों की सुरक्षा की जरूरत थी, इसलिए उसे यहाँ लाना निस्संदेह सबसे अच्छा फैसला था। सान्या ने अंदर कदम रखा और अचानक उसकी दृष्टि में 100 लोग दिखाई दिए। वे सुव्यवस्थित ढंग से खड़े थे और उनके मुंह से भयानक आभा निकल रही थी। हालांकि सान्या प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करती थी, फिर भी वह समझ सकती थी कि ये लोग बेहद खतरनाक थे। 100 लोग चुप थे, उनकी आंखें तलवारों की तरह चमक रही थीं और माहौल दमनकारी था। कुछ ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सान्या को चौंका दिया। आगे चल रहा आदमी अचानक एक घुटने पर बैठ गया। उसने अपना दाहिना हाथ घुटने पर दबाया और अपना सिर नीचे कर लिया। नमस्कार हॉल मास्टर। तभी उस अधेड़ व्यक्ति के पीछे खड़े 100 विशेषज्ञ अचानक बिना किसी कारण के एक घुटने पर बैठ गए। नमस्कार हॉल मास्टर, नमस्कार हॉल मास्टर। उसने कसम खाकर कहा कि उसने बचपन से लेकर अब तक ऐसा अजीब दृश्य कभी नहीं देखा था। हॉल मास्टर, ये शीर्षक फिर से यही था। अर्जुन, क्या ये तुम असली हो? सान्या का शरीर कांप उठा और उसके दिल का सदमा काफी देर तक शांत नहीं हुआ। राजवीर राणा को स्वाभाविक रूप से हॉल मास्टर और सान्या के बीच के रिश्ते के बारे में पता था। उन्होंने कहा, राजवीर राणा मिस सन को बधाई देता है। नमस्कार मिस सन। नीचे खड़े 100 लोग भी चिल्लाने लगे, उनकी आवाज से फर्श हिल गया। गल्प। सान्या ने फिर से सांस रोकी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लोगों का ये समूह वास्तव में उसके सामने झुक जाएगा। उसने क्या किया? उसका शरीर कांप उठा, जैसे एक अवर्णनीय अनुभूति ने अचानक उस पर आक्रमण कर दिया हो। इस समय उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि वह अर्जुन के योग्य नहीं है। उसने हाथ बढ़ाकर अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। जब उसने उसकी आंखों में कोमलता देखी तो वह शांत हो गई। अर्जुन ने कहा, उठो। हाँ हॉल मास्टर। जियांगनान प्रांत, सक्सेना परिवार का निवास। विला का दरवाजा तोड़ा गया और भयावह आभा वाले 6-7 विशेषज्ञ अंदर घुस आए और विला की तलाशी लेने लगे। क्योंकि रोशनी और डेंगवान शहर से बाहर गए थे, घर पर केवल जिया होंगे और नौकर ही बचे थे। सक्सेना परिवार के मार्शल आर्ट विशेषज्ञ उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन उन्हें जिया होंगे ने रोक दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके आदमी इस समूह के लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो हालात निश्चित रूप से खतरनाक हो जाएंगे। काफी खोजबीन के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट एसोसिएशन के एक बुजुर्ग कुछ विशेषज्ञों को साथ लेकर जिया होंगे के पास आए। बुजुर्ग की आंखें उदासीन थीं जब उन्होंने कहा, आपको पता होना चाहिए कि हंटर कौन है। जिया होंगे की आंखें डर से चमक उठीं। यद्यपि उसे बहुत पहले से ही यह अनुमान था कि अर्जुन ही वह भयानक शिकारी है, किंतु जब अंततः उसे निश्चित उत्तर मिला तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसे वह दृश्य भी स्पष्ट रूप से याद है जब उसने कहा था कि यह बच्चा महत्वहीन है। हालांकि किसने सोचा था कि अर्जुन ऐसा अपमानजनक काम करेगा। अध्याय 215 शिकार जारी है, भाग 1। क्या तुम बहरे हो? बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में पूछा। तभी जिया होंगे अपने विचारों से बाहर आया और जल्दी से बोला, सर मुझे पता है। ओह, तो क्या तुम्हें पता है कि वह अब कहाँ है? बुजुर्ग की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। अगर वह अर्जुन को पकड़ लेता तो वह तांगेओ से श्रेय ले सकता था। दुर्भाग्य से मुझे वास्तव में नहीं पता। मैंने हमेशा इस व्यक्ति का तिरस्कार किया है और उसके साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने कभी भी उससे संवाद करने या उसका पता लगाने की जहमत नहीं उठाई। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। बुजुर्ग का चेहरा फिर से गुस्से से भर गया। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत जल्दी खुश हो गया था। मैंने सुना है कि इस बदमाश का आपकी बेटी के साथ घनिष्ठ संबंध है। आपकी बेटी कहाँ है? उसे अभी बाहर आने को कहो। मेरी बेटी और उसकी माँ कुछ दिन पहले मेरी सास के घर गई थीं।
वे अभी तक वापस नहीं आई हैं। अगर वे जल्दी आना भी चाहें तो भी कुछ समय लगेगा। बुजुर्ग व्यक्ति अप्रसन्न दिखे। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं आज आपकी बेटी को देखना चाहता हूँ, अन्यथा आप परिणाम नहीं झेल पाएंगे। जिया होंगवे ने एक पल सोचा और कहा, सर, हालांकि मेरी बेटी सक्सेना परिवार से है, वह किन जेंग्यांग की मंगेतर भी है। वह अर्जुन से कैसे संबंधित हो सकती है? जब बूढ़े व्यक्ति ने किन जेंग्यांग का नाम सुना तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर उसने अपनी आस्तीन लहराए और कहा, तो तुम हम में से एक हो। उस स्थिति में मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। हालांकि अगर तुम्हें अर्जुन के बारे में कोई खबर है तो तुम्हें मुझे तुरंत बताना होगा। वह किन परिवार को नाराज नहीं कर सकता था। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। जिया होंगवे ने जल्दी से झुककर इन विशेषज्ञों को बाहर ले गया। उसी समय बंसल परिवार के आंगन में झूया की आंखों में डर और सदमे के निशान थे। उसके फोन पर एक फोटो थी। फोटो में दिख रहा युवक अर्जुन था। अर्जुन, शिकारी। इस समय झूया की भावनाएं लहरों की तरह उमड़ रही थीं। अर्जुन को गोली लगने वाला दृश्य उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे लगा था कि अर्जुन सिर्फ घमंडी है, पर अब उसे लग रहा था कि उसने तांगेओ से पंगा लेने की भी हिम्मत कर ली है। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। अर्जुन, हे अर्जुन, तुम इतने अहंकारी क्यों हो? उन 5 सालों में क्या हुआ जब तुम गायब हो गए? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस दुनिया को बदल सकते हो? इसी समय एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दरवाजा धक्का देकर खोला। ये व्यक्ति बंसल परिवार का वर्तमान मुखिया झू वेंटियन था। आमतौर पर युवा पीढ़ी ही अपने बुजुर्गों से मिलने जाती थी, लेकिन झू वेंटियन ही झूया से मिलने आया था। तभी कुछ और भी अजीब हुआ। झू वेंटियन वास्तव में झूया के सामने घुटने टेक बैठा। यदि ये दृश्य बंसल परिवार के सदस्यों ने देखा होता तो वे निश्चित रूप से सदमे से दंग रह जाते। युवा मिस, आप मुझे ढूंढ रही थीं? झू वेंटियन ने सम्मानपूर्वक पूछा। झूया ने सिर हिलाया। मुझे पहले ही जुबान शैटरिंग तलवार का पता चल चुका है। यह अर्जुन के हाथ में है। झू वेंटियन के हाव भाव थोड़े बदल गए और वह बोला, जुबानंततः विनाशकारी तलवार प्रकट हो गई है। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, अर्जुन, शिकारी, ये वही है? झूया ने सिर हिलाया और कहा, अगर बंसल परिवार इस व्यक्ति की रक्षा के लिए हर संभव साधन का उपयोग करता है तो आपको कितना विश्वास है कि हम सफल होंगे? ये सुनकर झू वेंटियन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, 70%। तांगेओ के मालिक की तलवार कभी बंसल परिवार द्वारा बनाई गई थी। अगर तांगेओ को उसके मालिक से खतरा है तो हम शायद अर्जुन की रक्षा कर सकते हैं। हालांकि इस तरह से तांग परिवार और बंसल परिवार दुश्मन बन जाएंगे। झू वेंटियन ने गंभीरता से कहा, इस समय अर्जुन को बचाना समझदारी भरा कदम नहीं है। वह इस तरीके से सहमत नहीं था। झूया ने अपने हाथ पीछे रखे और उदासीनता से कहा, यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन जुबान शैटरिंग तलवार के लिए यह इसके लायक है। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जुबान शैटरिंग तलवार हमारे परिवार के लिए क्या मायने रखती है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि अर्जुन हमारी सुरक्षा स्वीकार करने को तैयार है या नहीं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह मना करने की हिम्मत करेगा। कैपिटल सिटी के एक शांत प्रांगण में जयंत जोशी अपनी आंखें बंद करके पैर मोड़कर बैठे थे। पूरा कमरा घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था जो जयंत जोशी के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उनके रोमछिद्र फैल गए और उनके पूरे शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और अपनी हथेली से प्रहार किया, जिससे उसके सामने की हवा में कंपन हुआ और हलचल मच गई। पूरे कमरे में एक जानलेवा आभा छा गई और उससे 10 मीटर दूर एक विशाल चट्टान अचानक टूटकर बिखर गई। ये संभव था कि बहुत से लोग इतनी दूर से एक विशाल चट्टान को चकनाचूर कर सकें, लेकिन यह विशाल चट्टान कोई साधारण चट्टान नहीं थी। यह एक फ्लेम स्पिरिट रॉक थी जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत और कठोर थी। हुआक्सिया की पूरी मार्शल आर्ट दुनिया में कितने लोग इस चट्टान को तोड़ सकते हैं? जयंत जोशी ने गहरी सांस छोड़ी। वह इस हमले से बहुत संतुष्ट थे। यदि पुराने गुरु ने मुझे स्वर्गीय खजानों की अंतहीन धारा न दी होती तो मैं अभी भी उस लोक में फंसा होता। अब समय आ गया है कि मैं अपनी रैंकिंग फिर से बढ़ाऊं। इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आएं। जयंत जोशी ने अपने हाथ पीठ के पीछे रख लिए, जिससे उनमें श्रेष्ठता का भाव झलक रहा था। एक दुबले पतले आदमी ने धक्का देकर दरवाजा खोला। जयंत जोशी ने दूसरे पक्ष की ओर उदासीनता से देखा और कहा, क्या हुआ? क्या मैंने आपको उन मामलों की निगरानी करने के लिए नहीं कहा था? दुबले पतले आदमी ने उसके हाथ में रखी गोली थमा दी। मिस्टर जियांग, कुछ बड़ा हुआ है। जयंत जोशी ने ठंडे स्वर में कहा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? अध्याय 216 शिकार जारी है, भाग 2। मिस्टर जियांग ने मुझे उस कमीने पर नजर रखने को कहा है।
यह मामला उसी से जुड़ा है। ओह, जयंत जोशी की दिलचस्पी जाग उठी। उसने टैबलेट उठाया और उस पर नजर डाली। तांगेओ के बेटे को हाल ही में हंटर नामक किसी व्यक्ति ने मार डाला, दुबले पतले आदमी ने समझाया। केवल इतना ही नहीं, गुप्ता परिवार भी गंभीर संकट में था। अजीब बात यह थी कि अब हंटर की पहचान हो गई है, और वह अर्जुन है। क्या? जयंत जोशी का दिल उथल पुथल हो गया। उन्होंने ये तो भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में अर्जुन इतनी बड़ी गड़बड़ी कर देगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये बच्चा इतना शक्तिशाली था कि इतना बड़ा तूफान खड़ा कर सके। मिस्टर जियांग, हालांकि इस बच्चे ने जो किया वह जियांगन प्रांत में चौंकाने वाला है। उसे तांगेओ 2 दिनों से भी कम समय में मार देगा। तांगेओ का 60वां जन्मदिन परसों है। उसने जियांगन प्रांत से कई विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। उसने अर्जुन के सिर के लिए मृत्यु वारंट जारी कर दिया है और कहा है कि यह उसके 60वें जन्मदिन से पहले पूरा किया जाना चाहिए। जयंत जोशी की आंखें चमक उठीं। हालांकि यह बदमाश विमला और किसी और की नाजायज संतान है, फिर भी उसमें जियांग परिवार का थोड़ा खून खराबा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? दुबले पतले आदमी ने कुछ स्तब्ध होकर पूछा। जयंत जोशी ने अपना सिर हिलाया। कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ एक चींटी है। ये काफी है कि तुम मुझे वहां क्या हो रहा है इस पर नजर रखने में मदद करो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जी श्रीमान। जयंत जोशी गहरी सोच में डूबे हुए थे। फिर उनके मुंह के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। पूरे दिन में तांगेओ ने अपनी उपलब्ध लगभग हर शक्ति को जुटा लिया था, लेकिन अभी भी अर्जुन के बारे में कोई खबर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन पृथ्वी से गायब हो गए हों। उन्होंने सोचा कि वे अर्जुन की तस्वीर को डाटाबेस में डालकर तथा लोगों से शहर की निगरानी फुटेज की जांच करवाकर कुछ पता लगा लेंगे, लेकिन किसी कारणवश कोई खबर नहीं मिली। तांगेओ पागल होने की कगार पर थी। एक और मेज टूट गई। क्या ये कमीना उड़ना और जमीन के नीचे बिल बनाना जानता है? लानत है, मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूं। उसके गुस्से का कारण था, कल उसका 60वां जन्मदिन था। ये तथ्य कि वह अर्जुन को नहीं ढूंढ सका, उसकी अपनी अयोग्यता को सार्वजनिक करने के समान था। यह मुंह पर एक तमाचा था। अचानक तांगेओ को कुछ याद आया और उसने पूछा, इस बच्चे के माता पिता मर चुके हैं, लेकिन क्या उसके पास कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है? शरण्या सुन रही थी। जब उसने ये सुना तो वह तुरंत खड़ी हो गई और बोली, गॉडफादर, मुझे इसके बारे में कुछ पता है। तांगेओ की आंखें चमक उठीं। उसे अपनी यह धर्मपुत्री पसंद थी। हालांकि वह रिवर सिटी में पैदा हुई थी, लेकिन वह होशियार थी और अर्जुन को अच्छी तरह जानती थी। मुझे बताओ, शरण्या ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, अर्जुन का व्यक्तित्व बहुत ठंडा है। उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वह वाकई परवाह करता है। सान्या प्रथम स्थान पर है। इस महिला का अर्जुन के साथ घनिष्ठ संबंध है। वे प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं। हालांकि सान्या रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है, इसलिए हम मान सकते हैं कि उसे अर्जुन ने ही बचाया होगा। सान्या के अलावा एक और परिवार है जिसका अर्जुन के साथ अच्छा रिश्ता था। अगर हम इस परिवार को पकड़ पाते हैं तो हम अर्जुन को बाहर निकालने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये परिवार रिवर सिटी में एक बारबेक्यू रेस्तरां चलाता है। वे एक दंपत्ति हैं और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शायद अर्जुन की मदद की होगी जब वह अपने बचपन के दिनों में मुश्किल में था। उनका एक बेटा भी है जो जियांगबेई विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। मैंने सुना है कि जब उनके बेटे को दूसरी पीढ़ी के एक अमीर वारिस ने तंग किया तो अर्जुन पागल हो गया। ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति अर्जुन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अर्जुन हेवनली जस्टिस ग्रुप के मालिक हैं। ग्रुप के नेताओं में से एक रजत शेनॉय अर्जुन के काफी करीब हैं। ये 4 लोग ही ऐसे हैं जिन्हें अर्जुन का करीबी माना जा सकता है। अगर हम इन लोगों को पकड़ लें तो हम निश्चित रूप से उसे बाहर निकालने में सफल होंगे। तांगेओ ने मौके पर ही फैसला किया और शरण्या से कहा, शूरान, तुम रिवर सिटी से परिचित हो। मैं तुम्हें इन 4 लोगों को जियांगन प्रांत में लाने का आदेश देता हूं। इसे पूरा करने के लिए तुम अपनी इच्छानुसार मेरी सेना को जुटा सकती हो। हाँ गॉडफादर। शरण्या के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे शक्ति का यह एहसास अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा लगा। जब उसने इस बार रिवर सिटी में इतने सारे विशेषज्ञों को वापस लाने के दृश्य के बारे में सोचा तो उसका दिल गर्व से भर गया। क्या मेंग परिवार चू परिवार से निपटना नहीं चाहता था? इस बार वह मेंग परिवार को खत्म करने के लिए स्थिति का फायदा उठाएगी। वह रिवर सिटी में हर किसी को बताना चाहती थी कि रिवर सिटी में असली नंबर 1 विशेषज्ञ कौन है। तांगेओ ने फिर एक ईडे की ओर देखा और पूछा, कल जन्मदिन का भोज कहाँ है? राष्ट्रपति जी, ये जियाफू होटल के सम्राट हॉल में है, बुजुर्ग ने आदरपूर्वक कहा।
तांगेओ की आंखों में ठंडक चमक उठी और उसने पूछा, मुझे याद है कि रिवर सिटी में क्लाउड लेक मैनर की घटना के बाद उन लोगों ने जियांगन प्रांत में एक और क्लाउड लेक मैनर बनाया था। क्या ऐसी कोई चीज़ है? बूढ़े आदमी ने एक पल सोचा और सिर हिला दिया। ये सच है। हालांकि रिवर सिटी में हुए मामले की वजह से वहां व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तांगेओ ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। जियाफू होटल की बुकिंग रद्द कर दीजिए और मेरे जन्मदिन के भोज का प्रबंध जियांगन प्रांत के क्लाउड लेक मैनर में कीजिए। 5 साल पहले उस बच्चे ने क्लाउड लेक मैनर में अपने माता पिता को खो दिया था। अब मैं चाहता हूं कि वह बच्चा क्लाउड लेक मैनर में अपने करीबी लोगों की मौत को फिर से देखे। हा हा हा। बैठक कक्ष में तांगेओ की भयावह हंसी ही एकमात्र ध्वनि थी। अगली सुबह अर्जुन अपने साधना सत्र से उठे और धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसने अपने फोन पर नजर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ट्रैक होने से बचने के लिए राजवीर राणा ने यहां सभी सिग्नल ब्लॉक कर दिए। लेकिन किसी कारण से अर्जुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। सुबह से ही उसकी छठी इंद्री जाग रही थी। कुछ हुआ क्या? वह सीधे राजवीर राणा के पास गए और पूछा, अगर मुझे कॉल करना हो तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? हॉल मास्टर, कृपया मेरे पीछे आइए। अध्याय 217 शिकार जारी है, भाग 3। राजवीर राणा अर्जुन को एक विशेष कमरे में ले गया जहां एक फोन था। फोन कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। हॉल मास्टर, इस फोन का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित है। ठीक है। अर्जुन ने तुरंत माँ वेई क्यू का नंबर डायल किया। हेलो, आप कौन हैं? लाइन के दूसरे छोर से एक हैरान आवाज सुनाई दी। मैं अर्जुन हूँ। यह आवाज सुनकर माँ वेई क्यूई की अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दी से एक शांत जगह पर चले गए। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, मी अर्जुन, आखिरकार आपसे संपर्क हो ही गया। कुछ बड़ा हुआ है। यह क्या है? अर्जुन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। सबसे पहले तांगेओ ने अपने 60वें जन्मदिन के भोज का स्थान बदलकर जियांगन प्रांत के क्लाउड लेक मैनर में कर दिया है। जब अर्जुन ने क्लाउड लेक मैनर शब्द सुना तो उसकी आंखों में एक ठंडी जानलेवा मंशा चमक उठी। क्या क्लाउड लेक मैनर रिवर सिटी में नहीं है? मी अर्जुन, रिवर सिटी में क्लाउड लेक मैनर बहुत पहले ही बंद हो चुका है। उन लोगों ने जियांगन प्रांत में एक और मैनर बना लिया है। तांगेओ ने आपको भड़काने के लिए भोज का स्थान बदल दिया है। मी अर्जुन, वहां पहले से ही कई विशेषज्ञ घात लगाए बैठे हैं। मत आना। अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसके शरीर में क्रोध उमड़ आया और उसने कहा, और क्या? शरण्या नाम की वह महिला आज सुबह सुबह जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट एसोसिएशन के कुछ विशेषज्ञों को रिवर सिटी लेकर आई थी। इसका मुझसे क्या संबंध है? अर्जुन का स्वर बहुत ठंडा था। शरण्या निश्चित रूप से मरने वाला था, लेकिन पहले उसे तांगेओ से निपटना था। इस तरह की चीटी उसके समय के लायक नहीं थी। माँ वेई क्यू कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई और अचानक बोली। उन्होंने कहा कि वे रजत शेनॉय और बारबेक्यू स्टॉल चलाने वाले एक परिवार की तलाश में रिवर सिटी जा रहे थे। टकराना। ये सुनकर अर्जुन ने दीवार पर मुक्का मारा, जिससे दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। राजवीर राणा भी रह गए दंग। हॉल मास्टर, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन पलटा। उसके चारों ओर एक प्रबल हत्यारी आभा इकट्ठी हो गई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि शरण्या इतना नीचे गिर जाएगी। वह तो बस मौत को दावत दे रही थी। जियांग सिटी, त्यांझेंग समूह। अर्जुन विमान से उतरा और दौड़कर वहां पहुंचा। जब वह स्वर्गीय न्याय समूह की इमारत में पहुंचा तो उसने देखा कि मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। ये स्पष्टतः किसी प्राचीन मार्शल कलाकार का काम था। इतना ही नहीं, दरवाजे पर खून भी फैला हुआ था। हेवनली जस्टिस ग्रुप के लगभग 20 सुरक्षा गार्ड जमीन पर पड़े थे। यद्यपि इन लोगों को रिवर सिटी में विशेषज्ञ माना जाता था, लेकिन वे जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट एसोसिएशन के विशेषज्ञों के सामने टिक नहीं सके। उनमें से कई की हड्डियां टूटी हुई थीं और मांस क्षत विक्षत था। अत्यंत क्रूर। सौभाग्यवश उन्होंने पाया कि उनमें से कोई भी मरा नहीं था, केवल गंभीर रूप से घायल थे। उन्होंने अर्जुन के आगमन को भी देखा और तुरंत पुकारा, श्रीमान अर्जुन। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा और उनमें से एक के सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा, राष्ट्रपति शेन कहाँ हैं? राष्ट्रपति शेन को आधे घंटे पहले ले जाया गया। उस आदमी की आंखें अपराध बोध से भरी थीं। हम अयोग्य थे। अर्जुन के हृदय में क्रोध फूट पड़ा। वह अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। उसने उन्हें 20 गोलियां दी और फिर यह कहते हुए बाहर निकल गया, खुद को ठीक करने के लिए गोलियां खाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। रिवर सिटी में घूमने का यह सबसे तेज तरीका था। उसी समय अर्जुन ने महेश राव को फोन किया। मेरे निर्देशांक ट्रैक करें। हेवनली जस्टिस ग्रुप से नंबर 14 ईस्ट फॉरेस्ट लेन तक। मुझे उम्मीद है कि कोई बाधा नहीं होगी। समझा? वूम। नंबर 14 ईस्ट फॉरेस्ट लेन।
जब अर्जुन अंकल वांग और आंटी झांग की दुकान पर पहुंचा तब भी बहुत देर हो चुकी थी। पूरी दुकान में कांच के पैनल, रसोई घर, मेज और कुर्सियां सभी टूट चुकी थीं और दुकान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। वहां पैर रखने की जगह नहीं थी, जमीन पर खून का एक तालाब था। भाड़ में जाओ, अर्जुन खुद को शाप देने से नहीं रोक सका। उसकी आंखें रक्त से भरी हुई थीं और उसके चारों ओर खून की मोटी आभा उसके सिर के ऊपर एक रक्त ड्रैगन की छाया में संघनित हो रही थी। पूरे वातावरण में ड्रैगन की धीमी दहाड़ गूंज उठी। शरण्या। इसी समय उसका फोन बज उठा। वह कृतिका थी। श्री अर्जुन। अर्जुन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बोलो। हमने आपके लिए शरण्या को पहले ही ढूंढ लिया है। वह अब मेंग परिवार के विला में है। पता आपके फोन पर भेज दिया गया है। आपको बस वहां पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। इसके अलावा मैंने आपके लिए पहले से ही मार्ग की योजना बना ली है। पूरे रास्ते ट्रैफिक लाइटें हरी रहेंगी। यह एकमात्र चीज है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर अर्जुन भावुक हो गया। शुरू में उसने ड्रैगन सोल के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे उसकी मदद के लिए आए थे। उन्होंने शपथ ली कि भविष्य में जब भी उनकी आवश्यकता होगी वे उनकी सहायता करने में संकोच नहीं करेंगे। धन्यवाद। अर्जुन ने फोन रख दिया, पते पर नजर डाली और मोटरसाइकिल को गंतव्य की ओर बढ़ा दिया। रिवर सिटी में मेंग परिवार का विला। शरण्या ने अपनी दोनों बाहें छाती पर रखीं और अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया जब वह मेंग परिवार के विला के प्रवेश द्वार पर एकत्रित लोगों की ओर देख रही थी। वह अतुलनीय रूप से गौरवान्वित थी। मेंग परिवार, मैंने सुना है कि तुम मेरे चू परिवार से निपटना चाहते हो। क्या तुम अर्जुन के अच्छे पक्ष में आने की कोशिश कर रहे हो? मुझे खेद है, लेकिन आप निराश हो सकते हैं। अर्जुन आज से आगे नहीं जिएगा। मेंग परिवार के मुखिया मेंग युवानचान की आंखों में उदासी थी। उसकी नज़र शरण्या के बगल में बैठे 3 बुजुर्गों पर पड़ी। एक प्राचीन मार्शल कलाकार के रूप में वह तीनों बुजुर्गों की हत्या की प्रबल मंशा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और वह जानता था कि वे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अगर उन्होंने हमला किया तो मेंग परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। मेंग परिवार की खातिर मेंग युवानचांग ने एक कदम आगे बढ़ाया और शरण्या से कहा, मैं बस कहने के लिए ही कह रहा था, लेकिन मैंने अब तक चू परिवार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। शरण्या हंस पड़ी। तो क्या हुआ? अगर तुम मेरे चू परिवार से नहीं उलझते तो क्या मैं तुमसे नहीं उलझ सकता? मार्शल आर्ट की दुनिया में एकमात्र नियम यह है कि मजबूत कमजोर पर शिकार करता है। मुझे मत बताओ कि तुम इस बारे में अनजान हो। मेंग युवानचांग, मेरे सामने घुटने टेको और प्रणाम करो, अन्यथा तुम्हारे मेंग परिवार का सफाया कर दिया जाएगा। मेंग युवानचांग के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। उसने शरण्या की ओर इशारा करते हुए कहा, लड़की, ज्यादा दूर मत जाओ। शरण्या ने अपने पीछे खड़े एक बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, बुजुर्ग जिन, मुझे ये पसंद नहीं है जब वह मेरी ओर इशारा करते हैं। नोटिस किया, मिस चू? कुछ ही सेकंड बाद एक छाया तेजी से गुजरी। अध्याय 218 मुझे छोड़ दो भाग 1। बुजुर्ग अचानक मेंग युवानचांग के सामने प्रकट हुए और उसकी बांह पकड़कर मरोड़ दी। वह टूट गई। मेंग युवानचांग की ताकत इस बुजुर्ग के सामने पूरी तरह बेकार थी। उसे घुटने टेकने को कहो, शरण्या ने आदेश दिया। इसके बाद एल्डर जिन ने मेंग युवानचांग के घुटने तोड़ दिए, जिससे उसे शरण्या के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। शरण्या मुस्कुराए और अपंग मेंग युवानचांग के पास चली गई। उसने कहा, मुझसे विनती करो। अपने मेंग परिवार को छोड़ देने के लिए मुझसे विनती करो और शायद मैं इस पर विचार करूंगी। मेंग युवानचांग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपने पीछे खड़े बच्चे को देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यद्यपि वह एक ग्रैंड मास्टर थे, फिर भी वह एक पिता भी थे। अब वह हिचकिचाया नहीं। उसने अपने दांत पीस लिए और जमीन पर गिरकर माफी मांगी, मिस चू, यह मेरी गलती थी। कृपया मुझे माफ कर दें। शरण्या इस बात से बहुत संतुष्ट थी कि चीजें कैसे सामने आईं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इशारा किया, सब लोग सुन लो, मेंग परिवार से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। हाँ मिस। 7 साल का एक बच्चा दरवाजे पर खड़ा था। वह हर चीज से डरा हुआ था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। जैसे ही बुजुर्ग जिन ने बच्चे को फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उनका शरीर चमक उठा। हालांकि इससे पहले कि वह बच्चे तक पहुंच पाता, एक जोरदार विस्फोट से प्रांगण हिल गया। सभी लोग दंग रह गए और उनके कान गूंजने लगे। उन्होंने शोरगुल की ओर देखा और देखा कि एक युवक काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार होकर तेजी से उनकी ओर आ रहा है। शरण्या ने पहचान लिया कि दूसरा पक्ष कौन था। यह अर्जुन था। उसकी आंखों में भय की चमक थी। उसने तीनों बुजुर्गों को आदेश दिया, उसे रोको। वह अर्जुन है। अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो तुम्हें भारी इनाम मिलेगा। जब उन तीनों ने ये सुना तो उनके चेहरे खुशी से चमक उठे और उनकी आंखों में निर्दयता के भाव प्रकट हुए।
जैसे ही वे तेजी से आती मोटरसाइकिल की ओर बढ़े, उनकी आभा उनके शरीर के चारों ओर केंद्रित हो गई। शरण्या और दूर से आ रहे 3 बूढ़ों को देखकर अर्जुन ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसने अपने पैरों में सच्ची क्यूई इकट्ठी की और खुद को मोटरसाइकिल से नीचे धकेल दिया। जब वह जमीन पर गिरा तो उसने मोटरसाइकिल पर मुक्का मारा, जिससे मोटरसाइकिल तीनों बुजुर्गों की ओर उछलकर जा गिरी। फिर उसने अपने हाथ से सच्ची क्यूई की एक धारा निकाली जो मोटरसाइकिल से टकरा गई और धमाका, बम फट गया और तीनों बुजुर्गों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। तभी उन्होंने एक काली छाया को आग की लपटों से निकलकर अपनी ओर आते देखा। वह अर्जुन था। हालांकि वे बुजुर्ग अनुभवी योद्धा थे और जब उन्होंने काली छाया को अपनी ओर आते देखा तो वे अर्जुन की ओर दौड़े। टकराना। अर्जुन के पास पहुंचने वाले पहले बुजुर्ग को एक ऐसा मुक्का मारा गया जिसमें आज अर्जुन का सारा गुस्सा समाया हुआ था। बुजुर्ग को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तोप का गोला उसकी छाती में घुस गया हो और वह तुरंत बूदा बन गया। सबसे पहला अर्जुन की ठंडी आवाज गूंजी। जैसे ही उसने धक्का देकर दूसरे बुजुर्ग की ओर दौड़ लगाई, उसका पैर जमीन पर धंस गया और एक गहरा गड्ढा बन गया। अपने साथी की लाश जमीन पर पड़ी देखकर दूसरा बुजुर्ग डर के मारे पूरी तरह से सहम गया। ये बच्चा ग्रिम रीपर था। हताश होकर उसने एक खंजर निकाला और अर्जुन को पीछे धकेलने के लिए उसकी छाती पर वार करने का प्रयास किया। उसने सोचा कि अर्जुन बच निकलेगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि अर्जुन क्रोधित शेर की तरह हिंसक है और वह पीछे नहीं हटा। उसने वास्तव में एक कृपाण के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया। क्या ये बच्चा मंदबुद्धि था? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अर्जुन की मुट्ठी खंजर से टकरा गई। डिंग! जब अप्रत्याशित घटना घटी तो एक कर्कश ध्वनि गूंजी। खंजर टूट गया। असंभव! क्या इस बच्चे की मुट्ठी स्टील से बनी थी? दूसरा एक। अर्जुन ने पुनः गर्जना की। जैसे ही उसके दाहिने हाथ ने दूसरे बुजुर्ग की गर्दन पकड़ी, उसकी सच्ची क्यूई उसके दाहिने हाथ में उमड़ पड़ी। जैसे ही उसने बुजुर्ग के शरीर को जमीन पर पटक दिया, धमाका, हड्डियां टूट गईं, खून चारों तरफ फैल गया। दूसरे बुजुर्ग की गर्दन टूटते ही मौत हो गई। फिर अर्जुन ने अपने आप को संभाला और खड़ा हो गया। उसकी नज़र, जो बर्फ की तरह ठंडी थी, आखिरी बुजुर्ग एल्डर जिन पर टिकी हुई थी। तुम तीसरे हो। क्या तुम खुद ही यह सब करना चाहते हो या मैं खुद ही तुम्हें खत्म कर दूं? मौत की भयावह आभा चारों ओर फैल गई और एल्डर जिन ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट लिया। उसके साथी मर चुके थे। अभी 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि हुआक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में शीर्ष 400 में शामिल 2 विशेषज्ञों की हत्या कर दी गई। एल्डर जिन को पता था कि इस बार उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन की शक्ति बहुत भयानक थी। कुछ क्षण बाद वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, अपनी मुट्ठियां बांध ली और गंभीरता से बोला, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, मिस्टर अर्जुन। हिस! हवा में चीख पुकार मच गई और माहौल और भी गमगीन हो गया। अध्याय 219 मुझे छोड़ दो भाग 2 अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद शरण्या का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके साथ आए 3 विशेषज्ञों में एल्डर जिन सबसे ताकतवर थे। उनमें से 2 मर चुके थे और आखिरी ने हार मान ली थी। अब सब खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस रुक गई है और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। हालांकि वह भूल गई कि उसने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे और उसका टखना मुड़ गया और वह जमीन पर गिर गई। जब ये सब हो रहा था, अर्जुन एल्डर जिन के पास गया। उसने उनकी तरफ देखा और शांति से कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? बुजुर्ग जिनकी पीठ पसीने से भीग गई थी और उन्होंने जोर से सिर हिलाया। मैं हुआक्सिया की ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में 307वें स्थान पर हूं। मैं काम करने को तैयार हूं श्री अर्जुन, और तांग एओ से निपटने में आपकी मदद करूंगा। उसने सोचा था कि अर्जुन कुछ सेकंड के लिए इस पर विचार करेगा, लेकिन उसे तुरंत ठंडे जवाब की उम्मीद नहीं थी। तुम इसके लायक नहीं हो। मर जाओ। टकराना। अर्जुन का दाहिना पैर एल्डर जिन की छाती से टकराया। एल्डर जिन ने तुरंत प्रतिक्रिया की और जवाबी हमला करने के लिए अपनी ऊर्जा को अपनी हथेली में इकट्ठा किया, लेकिन क्रैक! कचा! उसने सोचा कि वह इस प्रहार को झेल लेगा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके आंतरिक अंग इस प्रहार से कुचले जा रहे हैं और उसका शरीर उड़ गया है। उसका शरीर एक विशाल पेड़ से टकराया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। पुची! इससे पहले कि उसके शरीर से जीवन के सभी चिन्ह लुप्त हो जाएं, उसने मुंह से खून थूका। मेंग युवानचांग ने ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन वह डरा नहीं क्योंकि वह जानता था कि यह युवक उसे मारने नहीं बल्कि बचाने आया है। ये सब करने के बाद अर्जुन की नज़र शरण्या पर पड़ी। उसने बिना किसी जल्दबाजी के सिगरेट जलाए और एक गहरा कश लिया। फिर वह उसके पास चला गया। उसने शरण्या की ओर देखा, जो जमीन पर कांप रही थी, और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया।
फिर उसने शरण्या के चेहरे पर धुएं का एक गाढ़ा बादल उड़ाया, जिससे उसे बार बार खांसी आने लगी। वह डरी हुई आंखों से अर्जुन को घूरने लगी। स्वर्ग ने तुम्हें सुंदर रूप और अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि दी है, तुमने इसकी कद्र क्यों नहीं की? तुमने मुझे नाराज क्यों किया? 5 साल पहले तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया था। तुमने मुझे अपमानित किया और मुझे हंसी का पात्र बना दिया। जब मैं वापस लौटा तो मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि मैं महिलाओं को नहीं मारना चाहता, लेकिन तुमने मुझे हद से ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। मेरे पास आपसे सिर्फ एक सवाल है, रजत शेनॉय और बाकी लोग कहाँ हैं? शरण्या चुप रही। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उसने ये जानकारी किसी को बताई तो उसकी मौत निश्चित है। वह मरना नहीं चाहती थी। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और अपना शरीर प्रकट कर दिया। अर्जुन, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी औरत बनने को तैयार हूँ, चाहे तुम्हारी खिलौना ही क्यों न हो। तुम जो चाहो मैं मान जाऊंगी। इससे पहले कि शरण्या अपनी बात पूरी कर पाती, अर्जुन ने उसके बाल पकड़ लिए और उसका सिर जमीन पर पटक दिया। टकराना। शरण्या का चेहरा खून से लथपथ और चोटों से भरा हुआ था। मैं अपना सवाल आखिरी बार दोहराता हूँ, रजत शेनॉय और बाकी लोग कहाँ हैं? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं अभी तुम्हारा सिर काट दूंगा। उसकी हत्या की मंशा इतनी प्रबल हो गई कि उसका दम घुटने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा को रसातल की गहराई में खींच लिया गया हो। अब और नहीं रुक पाने के कारण वह जल्दी से बोली, वे उन्हें पहले ही क्लाउड लेक मैनर भेज दिया गया है। ये सुनकर अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इसके बाद वह बाहर निकला और जेब से फोन निकालकर राजवीर राणा को फोन किया तथा उससे कहा कि वह उसे लेने के लिए कार भेज दें। जमीन पर घुटनों के बल बैठी शरण्या ने जब अर्जुन को जाते देखा तो राहत की सांस ली। इस समय वह सिर्फ जिंदा होने पर खुश थी। अचानक अर्जुन वहीं रुक गया। मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत समझा है। मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ यह नहीं चाहता था कि तुम्हारा जहरीला और गंदा खून मुझे छुए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने अपना दाहिना पैर घुमाया और उस खंजर का एक टुकड़ा मारा जिसे उसने पहले मुट्ठी से तोड़ा था। एक सफेद चमक चमकती हुई शरण्या की ओर सीटी बजाती हुई आई। पुची। वह नुकीला टुकड़ा उसके माथे में घुस गया और वह तुरंत मर गई। मेंग परिवार के घर में आधी रात को कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था। सांस लेने की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। मेंग युवानचांग जानता था कि अर्जुन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आज रात उसने जो कुछ देखा उससे वह विश्वास और भय से भर गया। क्या ये करतब मार्शल आर्ट से भी किए जा सकते थे? एक पल के लिए तो अर्जुन नरक से निकले राक्षस की तरह लग रहा था। हालांकि मेंग युवानचांग अच्छी तरह जानता था कि अगर अर्जुन ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मेंग परिवार खत्म हो चुका होता। उन्होंने अपने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए और अर्जुन को 3 बार प्रणाम किया। मेंग युवानचांग ने हमें बचाने के लिए ग्रैंड मास्टर ये को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने मेंग युवानचांग की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। जब कार आई तो उसने कार का दरवाजा खोला, कार में बैठा और मेंग परिवार के घर से गायब हो गया। उनके लिए तो खेल अभी शुरू ही हुआ था। जियांगनान प्रांत, क्लाउड लेक मैनर। लोग इस खुशी के अवसर का जश्न मनाने के लिए हवेली में उमड़ पड़े थे और हवेली को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। पार्किंग स्थल महंगी कारों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे यह एक लग्जरी कार शोकेस हो। जियांगन प्रांत के लगभग सभी शीर्ष परिवारों ने इस भोज में अपने प्रतिनिधि भेजे थे और इनमें से कई प्रतिनिधि हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में स्थान पाने वाले विशेषज्ञ थे। ऐसा इसलिए क्योंकि आज जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष तांग एओ का 60वां जन्मदिन था। तांग एओ ताकत और स्थिति दोनों के मामले में जियांगन प्रांत की मार्शल आर्ट की दुनिया में शीर्ष स्थान पर थी। हाहा, प्रेसिडेंट टैंग, बहुत दिनों बाद मिले। आपकी आभा से लगता है कि आपकी ताकत फिर से बढ़ गई होगी। एक बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर तांग एओ का अभिवादन किया। तांग एओ ने एक उच्च और शक्तिशाली विशेषज्ञ का रवैया बनाए रखते हुए सभी के साथ बातचीत की और हंसे। जिन लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था उनमें से अधिकांश जियांगन प्रांत के प्रतिष्ठित परिवारों से थे, लेकिन उनकी स्थिति और अवसर को देखते हुए उन्हें ही उनके प्रति सम्मान दिखाना था। अधिक से अधिक लोग क्लाउड लेक मैनर में प्रवेश करने लगे और जल्द ही लगभग सभी आमंत्रित लोग वहां पहुंच गए। हालांकि बैंक्वेट हॉल में माहौल बहुत उत्सवी था, फिर भी सभी लोग दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उन्हें पता था कि आज कुख्यात हंटर जरूर आ सकता है। इसे तांग एओ का 60वां जन्मदिन भोज कहने के बजाय यह अवसर अर्जुन के लिए एक बड़ा जाल था। जब तक उस बदमाश ने वहां आने का साहस किया तब तक उसकी किस्मत तय थी। यहाँ सब कुछ तैयार हो चुका था और अब उन्हें बस शिकार के चारा खाने का इंतजार करना था। अध्याय 220 क्लाउड लेक मैनर भाग 1। देवव्रत शर्मा, जो फुलू और जिया होंगे सभी एक ही टेबल पर बैठे थे। वे तीनों चिंतित दिख रहे थे।
उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन ऐसा पागलपन करेगा। उनका प्रभाव और संसाधन अब उसे बचा नहीं सकते थे। अगर बड़े लोग भी हस्तक्षेप करना चाहें तो ये बहुत मुश्किल होगा। यही कारण था कि ड्रैगन सोल सामने नहीं आया था। वे केवल यही आशा कर सकते थे कि अर्जुन आज ना आए। उसी समय दूसरी मेज पर एक खूबसूरत लड़की अपनी टांगें मोड़कर बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बहुत ही सुंदर तरीके से पेश आ रही थी। वह आज क्लाउड लेक मैनर में संभवतः सबसे आकर्षक व्यक्ति थी। जूया, उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जो बंसल परिवार का मुखिया जू वेंटियन था। उसने दरवाजे की तरफ देखा। कोई हलचल न देखकर वह फुसफुसाया, अगर अर्जुन सच में आ गया तो क्या हम सच में उसकी रक्षा करेंगे? इस भोज में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम तांगेओ के साथ सभी संबंध तोड़ देंगे और भविष्य में बहुत परेशानी होगी। जूया ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें क्रॉस की और गहरी सोच में डूबी हुई अपनी आंखें बंद कर लीं। जू वेंटियन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। इस समय भीड़ अचानक बेचैन हो गई। बैंक्वेट हॉल के रेड कारपेट पर 4 आकृतियां दिखाई दीं। हालांकि ये चारों आकृतियां मेहमान नहीं थीं, वे बंधक थे, या ज्यादा सटीक रूप से कहें तो चारा। रजत शेनॉय, वांग यूहेंग, अंकल वांग, आंटी झांग। चारों में रजत शेनॉय सबसे शांत था। उसने चारों ओर देखा और किसी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। जहां तक वांग यूहेंग का सवाल है, वह संघर्ष करता रहा। उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने सोचा कि उसने जो साधना तकनीक सीखी है वह उसकी रक्षा कर सकती है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अपने पीछे खड़े 2 लोगों के सामने टिक भी नहीं सकता। अंकल वांग और आंटी झांग चकित और भ्रमित थे, क्योंकि उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि हर कोई उनकी ओर देख रहा है तो उनके चेहरे थोड़े लाल हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे चिड़ियाघर में बंदर हों। जैसे ही वे चारों वहां पहुंचे, पूरा भोज कक्ष शांत हो गया। तांगेओ, जो किसी और के साथ बातचीत कर रहा था, उसने भी बात करना बंद कर दिया और उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और उन चारों की ओर चला गया। अध्यक्ष तांग, मैं उन्हें ले आया हूं, एक बुजुर्ग ने कहा। तांगेओ ने सिर हिलाया और अपने सामने खड़े 4 लोगों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अचानक ठंडक आ गई और वह गुस्से से चिल्लाया, घुटने टेक दो। उनकी आभा फैल गई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कंधों पर कोई पहाड़ का भार हो। जब वे और अधिक समय तक टिक नहीं सके तो वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। वांग यूहेंग के अलावा, जिसके पास साधना का आधार था, बाकी तीनों ने मुंह में खून थूक दिया। वे बेहद कमजोर थे। आखिर वे भी तो साधारण लोग ही थे। वे एक उच्च कोटि के विशेषज्ञ के दबाव का सामना कैसे कर सकते थे? माता पिता, हालांकि वांग यूहेंग को असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे सहन किया। हालांकि वह गुस्से में था। उसने तांगेओ को देखा और दहाड़ते हुए कहा, तुम मेरे माता पिता के पीछे क्यों पड़े हो? अगर तुम में क्षमता है तो और मुझसे लड़ो। वाह! वांग यूहेंग ने तांगेओ के चेहरे पर मुंह भर लार थूक दी। तांगेओ का चेहरा काला पड़ गया। ऐसा लगता है जैसे एक ही तरह के पक्षी एक साथ रहते हैं। जब से तुमने उस बच्चे का पीछा किया है तब से तुम्हारी साधना में कोई खास सुधार नहीं आया है, लेकिन तुमने उससे अनादर करना सीख लिया है। लड़ूंगा, मैं तुम्हें एक ही उंगली से मार सकता हूं। अगर मुझे उस बदमाश को यहाँ लाने के लिए तुम्हारी जरूरत न होती तो तुम कब के मर गए होते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तांगएओ ने वांग यूहेंग के पेट के निचले हिस्से पर लात मारी, जिससे वह उड़ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका पेट उलट रहा है और खून का बहाव बढ़ रहा है, और उसने मुंह से खून थूक दिया। जब अंकल वांग और आंटी झांग ने देखा कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है, तो वे तुरंत रेंगकर वहां पहुंचे और अपने शरीर से वांग यूहेंग की मजबूती से रक्षा की। यद्यपि वे प्राचीन मार्शल आर्ट नहीं जानते थे, फिर भी माता पिता के रूप में ये पुनर्तः एक सहज कार्य था। वे दोनों तांगेओ को ऐसे घूर रहे थे जैसे चीते अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हों। भयभीत परंतु दृढ़ निश्चयी। तुम लोग बस एक नीच चींटियों का झुंड हो। तांगेओ हंसा, चाहे वह बच्चा आए या नहीं, तुम चारों आज बुरी तरह मरोगे। मैं चाहता हूं कि उस बच्चे को इतना दर्द हो कि वह जीवन भर उस अनुभव को याद रखे। इतना कहते ही तांगेओ की नजर रजत शेनॉय पर पड़ी। वह कुछ कदम आगे बढ़ा और अपने चमकदार चमड़े के जूते से रजत शेनॉय की बांह पर पैर रख दिया। कच! रजत शेनॉय का हाथ टूट गया। मैंने सुना है कि अर्जुन के साथ आपके अच्छे संबंध हैं और आप उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वह बच्चा आकर आपको बचाएगा? चूंकि आज मेरा 60वां जन्मदिन है तो कुछ अच्छा बोलो। अगर इससे मेरा मूड अच्छा हो जाए तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। रजत शेनॉय ने दर्द सहा और अपना सिर ऊपर उठाया।
उसने तांगेओ को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, मैं मिस्टर अर्जुन को सिर्फ कुछ महीनों से जानता हूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं। जो कोई भी मिस्टर अर्जुन को नाराज करता है वह मर चुका है। तुम भी कोई अपवाद नहीं होगे। अंतिम वाक्य तो उसने लगभग चिल्लाकर कहा था, क्योंकि वह अपना रोष प्रदर्शित कर रहा था। उसी समय क्लाउड लेक मैनर के बाहर एक पिकअप ट्रक आकर रुका। ट्रक के नीचे एक ताबूत रखा हुआ था। एक युवक पिकअप ट्रक से उतरा, उसकी आंखों की गहराई में अभूतपूर्व शीतलता झलक रही थी। हॉल मास्टर, डार्क हॉल आपके निर्देशों का इंतजार कर रहा है। क्या आप वाकई नहीं चाहते कि हम आपके साथ अंदर जाएं? राजवीर राणा ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसने एक हाथ से ताबूत का एक सिरा पकड़ा और उसे हल्के से उठाया। फिर उसने उसे अपने कंधे पर रख लिया। राजवीर राणा की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने ये देखा। ये पहली बार था जब उसने किसी को किसी के जन्मदिन पर उपहार के रूप में ताबूत देते देखा था। पूरे हुआक्सिया में शायद केवल हॉल मास्टर ही ऐसा करने की हिम्मत कर सकता था। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। डार्क हॉल को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बाद में काम आओगे। मैं अकेला ही तांगेओ को मारने के लिए काफी हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि जियांगन प्रांत की मार्शल आर्ट की आधी दुनिया वहाँ है। अगर वे सभी तांगेओ के पक्ष में खड़े हो गए तो आपको उन सभी का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन की ठंडी आवाज गूंजी, मैंने उन्हें कभी खतरा नहीं माना। अगर वे तांगेओ की तरफ खड़े होने की हिम्मत करते हैं तो 1-11 उन्हें मार डालेगा। इसके साथ ही अर्जुन क्लाउड लेक मैनर की ओर चल पड़ा। ये दृश्य परिचित लग रहा था। 5 साल पहले जब वह रिवर सिटी के क्लाउड लेक मैनर में था तो वह किसी को नहीं बचा सका। वह केवल ये देख सकता था कि उसके माता पिता उसके सामने मारे जा रहे थे और वह ईस्ट कॉइन झील में कूदकर बड़ी मुश्किल से बच पाया। 5 साल बाद वह फिर से अलग क्लाउड लेक मैनर में वापस आया। इस बार वह परिणाम बदलना चाहता था। इतना ही नहीं, वह सभी को ये भी बताना चाहता था कि अर्जुन वापस आ गया है। क्लाउड लेक मैनर के बैंक्वेट हॉल में रजत शेनॉय और वांग यूहेंग के माता पिता को तांगेओ के आध्यात्मिक दबाव से प्रताड़ित किया जा रहा था। वे तो बस साधारण लोग थे, इसलिए तांगेओ को उन्हें नष्ट करने के लिए उंगली भी नहीं उठानी पड़ती। वे उसका विरोध करने में असमर्थ थे। दूर से जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो वांग यूहेंग ने एक गोली ली और अपनी स्थिति को ठीक किया। उसे आखिरकार बेहतर महसूस हुआ। अध्याय 221 क्लाउड लेक मैनर भाग 2। इन औषधीय गोलियों का सेवन साधना के दौरान किया जाना था, लेकिन अगर वह अब इनका सेवन नहीं करता तो उसे डर था कि ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उसने तांगेओ को देखा जो उससे केवल 3 मीटर की दूरी पर था। उसकी आंखों में खून की प्यास थी। जो कोई भी उसके माता पिता को चोट पहुंचाएगा उसे मरना होगा। उसके हाथ में एक चांदी की चमक दिखाई दी। यह एक खंजर था। क्योंकि उसने इसे अच्छी तरह छुपाया था इसलिए किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। फिर जब तांगेओ रजत शेनॉय से बात कर रहे थे, वांग यूहेंग चले गए। जैसे ही वह तांगेओ की ओर बढ़ा, उसके हाथ में खंजर हवा में फट गया। भाड़ में जाओ। ऐसा लग रहा था कि इस प्रहार में वांग यूहेंग की सारी शक्ति समाहित हो गई। हालांकि जैसे ही खंजर तांगेओ की छाती में घुसने वाला था, तांगेओ ने खंजर पकड़ लिया। कच, खंजर टूट गया। तभी तांगेओ ने वांग यूहेंग पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह टूटी डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया और वह जमीन पर जोर से गिरा। अब उसकी आभा अत्यंत कमजोर हो गई थी। तांगेओ जमीन पर पड़े वांग यूहेंग की ओर ठंडे इरादे से चली गई। यूहेंग, हालांकि चाचा वांग और चाची झांग कमजोर थे, फिर भी वे वांग यूहेंग के सामने खड़े थे और तांगेओ को घूर रहे थे। यहाँ मत आना। अगर तुम आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, अंकल वांग ने दृढ़ निश्चयी नजर से कहा। तांगेओ ने 3 सदस्यों वाले परिवार की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। इन बेकार कचरे ने वास्तव में मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत की। अच्छा, मैं पहले तुम दोनों को मार दूंगा। तांगेओ आगे बढ़ने ही वाला था, तभी टकराना। क्लाउड लेक मैनर का दरवाजा और जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के कई विशेषज्ञ जो दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे, फर्श पर गिर पड़े। उनके खून से धीरे धीरे बैंक्वेट हॉल भी रंग गया। अनगिनत निगाहें दरवाजे की ओर घूमी, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे पर खड़ी आकृति को देखा तो उनकी सांस रुक गई और उन्हें सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। एक युवक दरवाजे पर खड़ा था। उसके शरीर से जानलेवा आभा निकल रही थी। उसकी आंखों में ठंडक और क्रूरता भरी हुई थी और हर कोई उसकी हत्या की गहरी मंशा को महसूस कर सकता था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि युवक अपने कंधे पर एक ताबूत लेकर जा रहा था। ये स्पष्ट था कि अर्जुन ने इसे तांगेओ को जन्मदिन के उपहार के रूप में देने की योजना बनाई थी। कितना दुस्साहपूर्ण! ये वही खतरनाक शिकारी था जिसने अनगिनत परिवारों और सेनाओं को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया था।
जूया की आंखें खुली और उसने दरवाजे पर खड़े युवक को उत्सुकता से देखा। उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। ये पहली बार था जब उसने हुआक्सिया में इतना दिलचस्प युवक देखा था। दूसरी मेज पर बैठे देवव्रत शर्मा और बाकी जो परिवार और सक्सेना परिवार के सदस्यों के दिमाग खाली हो गए। देवव्रत शर्मा ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और फुसफुसाए, श्री अर्जुन यहाँ क्या कर रहे हैं? उफ, वे बहुत जल्दबाज थे। प्रवेश द्वार पर अर्जुन ने धीमे और सोचे समझे कदम उठाते हुए ताबूत को तांगेओ की ओर ले गया। हालांकि इस समय जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट एसोसिएशन के 5 लोग अलग अलग हथियार लेकर दौड़े। उन्होंने अर्जुन के महत्वपूर्ण अंगों पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। जब अर्जुन ने 5 हत्यारे व्यक्तियों को अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखें रक्त पिपासु लाल रोशनी से चमक उठीं। उन्होंने ताबूत को अपने कंधे से उतारा और उसका एक सिरा पकड़कर उसे एक चाप में घुमाते हुए पास आ रहे 5 विशेषज्ञों की ओर घुमाया। इस समय ताबूत ही अर्जुन का हथियार था। ताबूत एक आकृति से टकराया, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से। जब भी ताबूत किसी से टकराता, वह व्यक्ति उछलकर दीवार या फर्श से टकरा जाता और खून के तालाब बन जाते। इससे सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन फिर 5 लोगों की जगह 10 लोगों ने ले ली। उन्होंने अर्जुन पर हमला कर दिया और उसके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। अर्जुन ने भीड़ पर अपनी ठंडी निगाह घुमाते हुए कहा, जो लोग मेरा रास्ता रोकेंगे वे मर जाएंगे। कुछ सेकंड बाद अर्जुन आगे बढ़ा और पूरी जमीन हिल गई। उसने दोनों हाथों से ताबूत को पकड़ लिया और घूम गया। कोई और उड़ गया, जबकि किसी और का पेट ताबूत के नुकीले कोनों से फट गया। हालांकि ताबूत एक बोझिल हथियार था और एक विशेषज्ञ ने इसे पार कर लिया और अर्जुन को मुक्का मारने की पूरी कोशिश की। अर्जुन ने व्यंग्य किया। उसने एक हाथ मुक्त किया और दूसरे पक्ष की बांह पकड़ ली, अपनी असली क्यूई को बाहर निकाल दिया। एक तेज ब्लेड की तरह इसने दूसरे पक्ष की बांह को फाड़ डाला। उसी समय उसने उस आदमी की छाती पर इतनी जोर से लात मारी कि उसमें खून से लथपथ गड्ढा हो गया। वह आदमी गिर पड़ा और मर गया। 1 मिनट बाद अर्जुन आखिरकार रुक गया। वह खून से लथपथ था, हालांकि खून उसका नहीं था। भोज कक्ष का फर्श क्षत विक्षत शवों और खून से ढका हुआ था। यदि वहां उपस्थित सभी लोग प्राचीन मार्शल कलाकार या बड़े लोग न होते तो वे अब तक जागीर से भाग चुके होते। अर्जुन की नज़र चारों बंधकों पर पड़ी। जब उसने उन्हें जमीन पर पड़े और मुश्किल से सांस लेते देखा तो वह अपने दिल के गुस्से को दबा नहीं सका। जैसे ही उसने ताबूत को तांगेओ की ओर पटक दिया, उसकी भुजा में ताकत आ गई। तांगेओ, ये ताबूत तुम्हारे लिए तैयार है। तांगेओ की आंखें लाल हो गई थीं। आखिरकार वह अपने बेटे के हत्यारे के सामने था। उसके शरीर के चारों ओर आभा बढ़ती गई और उसकी मुट्ठी ताबूत में जा टकराए। सभी ने सोचा कि इतनी शक्ति के कारण ताबूत निश्चित रूप से टूट जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ताबूत के चारों ओर एक प्रकार की बाधा थी। टकराना। ताबूत पर मुक्का मारने के बाद तांगेओ 3 कदम पीछे हट गया। ये दृश्य देखकर पूरा बैंक्वेट हॉल खामोश हो गया और अर्जुन को हैरानी से देखने लगा। तांगेओ को क्या नुकसान हुआ? यह क्या बकवास था? यहाँ तक कि तांगेओ को भी नहीं पता था कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। ये किस प्रकार की शक्ति थी? हालांकि अभी उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी उसे उस ताबूत के पीछे बहुत बड़ी ताकत महसूस हुई। ये शक्ति लगभग पर्वतों और समुद्रों को हिलाने में सक्षम प्रतीत होती थी।